हेलो दोस्तों, ये वीडियो इन्वेस्टिंग के ऊपर है और क्या अप्रोच या स्ट्रेटेजी रह सकती है जब आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत 20s में कर रहे हो। मान लीजिए आपकी एज 25 है और दूसरी जगह आपकी एज थोड़ा ज़्यादा हो गई है, 35-40 हो गई है, तो आपका क्या अप्रोच हो सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप क्या प्लान कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर। तो देखिए, जब आपकी एज सोच लीजिए 25 है, अब देखिए 25 ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है, यहाँ 23, 24, 25, 26, 27, मतलब आप मान लीजिए कैरियर की शुरुआत में आप इन्वेस्टिंग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपके पास होता है कि लंबा समय आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी 25-26 साल की उम्र है, आप आराम से 50-55 ईयर्स तक या इवन 60 ईयर्स तक जॉब के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का एडवांटेज आपको मिलेगा। अभी आपकी नई नई सोच लीजिए जॉब लगी हुई है, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो रिस्क आप ज्यादा ले सकते हैं। आपका जो माइंडसेट रहेगा वो एग्रेसिव रहेगा, तो ये एक आपके फेवर में ये एक चीज जाती है। तीसरी चीज है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग को लेकर एसेट एलोकेशन, सेविंग्स, इवन कैरियर में भी कुछ यहां पर कुछ बोल्ड स्टेप्स अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। कब? वही एज 23, 25, 27 इस समय में। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज आपके जो थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव में जाती है, तो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, पहला। और दूसरा हो सकता है, चूंकि अगर आपने जो एजुकेशन किया होगा तो कुछ एजुकेशन लोन या जो उनकी ईएमआई है वो हर महीने आपको भरने का हो सकता है। किसका? जब आपकी एज अराउंड यही 23, 25, 26, 27 के आसपास है। ओके, अब ये कौन इन्वेस्टर जिनकी एज अराउंड 35, 36, 38 या इवन 40 ईयर्स की हो गई है। ठीक है, अब जो आपके लिए एडवांटेज क्या है, अब आपकी सैलरी ज्यादा है। जब आप 25 ईयर्स के थे, मान लीजिए, तब आपकी सैलरी 60,000 की थी, तो आज ऑलमोस्ट 1.5 लाख या 2 लाख की यहां पर होने की उम्मीद है। कैरियर में स्टेबिलिटी है, बट यस, आप अब कैरियर में बहुत मेजर रिस्क उठाना भी थोड़ा मुश्किल यहां पर है, बट स्टेबिलिटी आपके कैरियर में आ चुकी है। आपको पता है कि मैंने अपना जो लाइन पकड़ा है या जो भी मैंने सेक्टर पकड़ा है, अब ये सेक्टर में मुझे रहना है। ये स्टेबिलिटी या ये जो इंफॉर्मेशन है आपको आ चुकी है। बट यस, आपके ऊपर कुछ लोन्स रह सकती है। आपके घर में एक किड हो सकता है, एक बच्चा, 2 बच्चा बच्ची आपके हो सकते हैं। फिर साथ में आपके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ा ज्यादा होंगी कंपेयर टू जब आप 25 ईयर्स के थे। होम लोन हो सकता है या फिर व्हीकल, कार लोन या 2 व्हीलर लोन आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन आप ज्यादा पैसा इन्वेस्टिंग में एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकम आपकी थोड़ा ज्यादा है। यस, रिस्क एपिटाइट के बारे में बात करूं तो यहां आप रिस्क कंपेयर टू जब आप 25 साल के थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो सकता है। आप ले पाएंगे मॉडरेट रिस्क या इवन हाई रिस्क भी जा सकते हैं केस टू केस बेसिस पे, लेकिन रिस्क कंपेयर टू 25 ईयर्स में थोड़ा कम रहेगा। अब मैंने यहां पर एक गोल के बारे में आपके साथ मैं यहां डिस्कस करूंगा। अब गोल, चाहे वो आप 25 की एज हो या 35 या 40 की एज हो, मान लीजिए आपका गोल है कि 55 की एज तक आपके पास 4 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो क्या अप्रोच या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, डेटा के साथ समझते हैं। आपकी एज मान लीजिए 25 साल है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है 55 की एज में और 30 साल बाकी है। ठीक है, तो एडवांटेज है कंपाउंडिंग का, आपके पास एडवांटेज है। और रिटर्न मैंने बहुत एग्रेसिव नहीं पकड़ा है लास्ट बहुत, अगर 2-3 साल की अगर हम बात करें तो कोई 25-30% से नीचे का नाम ही नहीं लेता है। बट इक्विटी मार्केट वैसा नहीं होता है। हम लोगों को जो रिटर्न है एक यस एफडी से या इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न का ही एक्सपेक्टेशन रखना है, बट ये एक्सट्रीम रिटर्न 25-30 या 20-25 का भी उतना भी नहीं रखना है। मैंने 12% का ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहां पर रखा हुआ है। अब आपके लिए जो एसआईपी की रिक्वायरमेंट होगी लगभग 13,000 रुपीज की होगी जब आपकी एज 25 है। अब ये चेंज कैसे होगा? अब मान लीजिए आपकी एज 35 है, तब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। ठीक है, तो आपके पास अब कितने साल है? 20 ईयर्स है। 35 प्लस 20 55 ईयर्स है। रिटर्न वही है, 12% का ही आपका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आपके लिए जो एसआईपी अमाउंट है ऑलमोस्ट 43,000 हो जा रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 1 करोड़ का करना पड़ेगा 4 करोड़ को पाने के लिए। लेकिन जब आपके एज 25 है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 46.7 लाख, 50 लाख से भी कम, लेकिन आप 4 करोड़ कमा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग 35 में है उनके लिए रास्ते नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा। ओके, अच्छा, अब एज मान लीजिए 40 है, तो जो 35 की एज है उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए अभी आपको 84,000 हर महीना आपको रिक्वायरमेंट होगी। 5 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो 43,000 के आसपास था, अभी 84, जस्ट डबल से थोड़ा कम यहां पर आप मान लीजिए।
तो इसीलिए जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करें, ये मत देखिए कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इलेक्शन में ये जीतेंगे वो जीतेंगे तो हम तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1.51 करोड़ का होगा 4 करोड़ कमाने में। क्यों? क्योंकि साल अब 15 साल हो गए हैं, और लॉन्ग टर्म में जो मेन डिटर्मिनेंट जो कोई फैक्टर है वो है टाइम। जितना ज्यादा टाइम आप देंगे इन्वेस्टिंग को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 40 की एज में जो आपके पास एडवांटेज है, अगर आपको 4 करोड़ के गोल में जाना है, आपको 55 की जो एज है 15 साल में, तो आपके पास हाई सैलरी या हाई बचत या जो हाई सेविंग्स, उसका एक एडवांटेज है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। 50 लाख का लमसम कर सकते हैं और SIP 26,000 का कर सकते हैं, आप गोल तक पहुंच सकते हैं। या 30 लाख का लमसम कर लीजिए या SIP 49,000 का कर लीजिए। 84,000 अगर आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में 26,000 तो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अगर आपने 40 साल तक अच्छा खासा पैसा बना लिया कैरियर में ग्रोथ करके, लेकिन मान लीजिए 50 लाख 75 लाख रुपया आपका सेविंग में या FD में ही पड़ा हुआ है, तो इनफैक्ट SIP की भी जरूरत नहीं है। 75 लाख का लमसम है, प्लान्ड वे में अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो भी 15 साल में आप 4 करोड़ को पा सकते हैं। कोई SIP की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी एज 35 हो गई है या 40 हो गई है तो चूंकि अब SIP के लिए बहुत समय नहीं है, लेकिन आपके लिए जो एडवांटेज है, आपके पास अभी इनकम ज्यादा है, हो सकता है सेविंग्स या FDs ज्यादा हो, तो उन पैसों को आप काम पर लगाइए, वो आपका लिए की एडवांटेज हो सकता है दोस्तों। तो लर्निंग क्या क्या है, जल्दी, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें वो तो ज्यादा जरूरी है ही, लेकिन अगर आप लेट हैं तो भी नेगेटिव नहीं है। आप विथ लमसम प्लस SIP का मिक्स करके अपने गोल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट लग सकता है, बट आपने जो ईयर लॉस किए हैं 25 साल की उम्र में ना करके 35 की उम्र में, तो जो सोच लीजिए 10 ईयर्स लॉस किए हैं, तो उसको आप लमसम के थ्रू में आज आप उस लॉस को भर सकते हैं। इसीलिए अब अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल कि अब मेरी एज लेट से 40 के आसपास है, लेकिन अब कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि अगले 4-5 साल में जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फिर सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो वैसी सिचुएशन को आने नहीं देना है, तो इसीलिए कैरियर प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे 35, 40, 45, 50 उस एज में हो। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां मेरा एजम्पशन क्या है कि आपका स्टेबल कैरियर है एट द एज ऑफ 35, 40, आपकी सैलरी भी ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट, जो मैं एक चीज को मानता हूं कि लॉन्ग टर्म के रिटर्न क्या चीज से इंपैक्ट करते हैं, वो है एसेट एलोकेशन से। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आपको मिल जाए या कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको मिल जाए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब एसेट एलोकेशन कैसे करना है, अब एसेट एलोकेशन में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। जनरली ऐसे थंब रूल आप मान सकते हैं कि जितनी आपकी एज है, मान लीजिए आपकी एज है 30, तो अगर आपकी एज 30 है तो उतना पैसा जनरली डेट में रहना चाहिए, और बाकी का पैसा मतलब जो 70 जो है वो आपका इक्विटी में रहना चाहिए। 40 एज है तो 40 डेट में रहना चाहिए, 60 इक्विटी में रहना चाहिए। एक थंब रूल है, बट पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, डिफरेंस यहां हो सकता है। कोई 20s में भी है लेकिन लो रिस्क लेना चाहता है, कोई 40s में है लेकिन वो हाईली एग्रेसिव है यहां पर, ठीक है। तो फिर भी अगर आप माने, अगर इसको इसलिए मैंने क्लब कर दिया है, मैंने ये नहीं कहा है कि 20s में आपका ये फॉर्मूला है या 40s में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट एक रेंज आपको मैं बताऊं तो 20 to 40% आपका डेट में रहे, बाकी का जो 60-80% आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से थोड़ा इक्विटी में रहना चाहिए। अगर 100% इक्विटी है तो बहुत हाई रिस्क हो गया। रोज की इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। 100% डेट में है तो इसका मतलब क्या है कि पैसा तो है, लेकिन पैसा को दौड़ाना भी तो है। आप पैसा को एक तरीके से वॉकिंग करा रहे हैं, चला रहे हैं, नहीं चलाना नहीं है, उसको रिले रेस में दौड़ाना है, उसको रनिंग करानी है, ठीक है। अब जो डेट है उससे मेरा क्या मतलब है, डेट फंड्स हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, PPF, EPF, रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो ये सब जो है जो डेट का, जहां पर आपको थोड़ा एश्योरिटी होती है कि हाँ ठीक है 6%, 8%, 7% हमको मिल जाएगा। इवन सेविंग अकाउंट भी उसका एक पार्ट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैसा भी, ये ऐसा मत सोचिए कि डेट होना ही नहीं चाहिए, डेट होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो तो फिर थोड़ा सा तकलीफ है, तो अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखिए। तो इसलिए मैं कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं कि 25 साल की उम्र है तो आपके पास इतना % डेट होना चाहिए। अब आपको अपने रिस्क एपिटाइट से इसको देखना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, कुछ पोर्टफोलियोज बनाने की कोशिश की है। पहला पोर्टफोलियो एग्रेसिव पोर्टफोलियो। अब मैं यहां पर सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूं कि आपकी एज 25 है तो ये रखिए, ये 40 है तो ये रखिए, 35 है तो ये रखिए।
ये चीज मैंने यहां पर कवर कर ली एसेट एलोकेशन वाली चीज में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, बट यस जैसे जैसे थोड़ा एज बढ़ती है तो रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, बट आप अपना रिस्क एपिटाइट देखिए, ठीक है। अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो में बनाता हूं 100% इक्विटी एक्सपोजर का, अगेन ध्यान रखिए डेट वाला पार्ट को भूलना नहीं है, डेट भी होना चाहिए, चाहे आप 10% रखिए, 20%, 30%, 35%, वो इन सब चीजों से आ जाएगा, ठीक है। मैं इक्विटी वाले पार्ट की बात कर रहा हूं जो आपके पोर्टफोलियो में 60, 70, 80 या इवन 90% हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो डेट अलग हो गया, डेट रखना ही है। अब जो इक्विटी में अगर आपको एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, अब हाई रिस्क में क्या होगा, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी हाई रिस्क आपको बता रहा हूं यहां पर। तो ये कैसा पोर्टफोलियो आप सोच सकते हैं, यस इसमें माइनर ट्विक कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर ये सैंपल है, हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। लार्ज कैप पोर्टफोलियो में और फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में अराउंड 40% रह सकता है, स्टेबिलिटी के लिए, वोलेटिलिटी को झेलने के लिए ये रह सकता है। फिर लार्ज एंड मिड कैप ये रह सकता है 10% के आसपास, लार्ज कैप का ऑलमोस्ट 45, 50, 55% पोर्टफोलियो होगा, स्टेबिलिटी मिड कैप रहेगा, तो आपको ग्रोथ कंपनियों में भी एक्सपोजर मिलेगा। फिर मल्टी कैप में मिड कैप स्मॉल कैप भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में 30% का एक्सपोजर, ये थोड़ा हाई रिस्क यहां पर आ गया है। मिड कैप है तो ग्रोथ कंपनीज है, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है यहां पर, लेकिन आपको ग्रोथ कंपनीज मिलेगी। आज की मिड कैप हो सकता है कल की लार्ज कैप बने, और हो सकता है कल निफ्टी में भी प्रवेश उनका हो जाए, ठीक है। स्मॉल कैप, आज की स्मॉल कैप कल हो सकता है मिड कैप भी बने, लेकिन ये तो बोलने की बात है। अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो बहुत सारे स्मॉल कैप और छोटे भी बन जाते हैं, मेरा मतलब है वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, या बहुत सारे मिड कैप ऐसा भी नहीं है कि लार्ज कैप बने, वो स्मॉल कैप बन जाए, और या हो सकता है सब इंडेक्स से बाहर भी हो जाए। तो इसीलिए ये वाली चीज पर अपना वेट को अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। अब बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा भी पोर्टफोलियो मत बनाइए कि 100 है तो मैं 50 मिड कैप 50 स्मॉल कैप कर दूंगा, तो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पर अपने पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखना है, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो और जितना ज्यादा शार्प रेशियो हो। तो एग्रेशन देखिए, लेकिन स्टेबिलिटी को भी देखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और पोर्टफोलियो आपको बताता हूं, वो है मॉडरेट टू एग्रेसिव। मॉडरेट टू एग्रेसिव में मैंने क्या किया है, मिड कैप स्मॉल कैप से जो वेट है वो थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है, 15 से 5% के आसपास कर दिया है, और ज्यादा वेट कहां कर दिया है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में, और इवन लार्ज एंड मिड कैप में, ठीक है। अगेन पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत सेक्टोरल फंड्स भी ओके है। बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फंड या मैन्युफैक्चरिंग फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस फंड या फार्मा फंड, तो बहुत सारे सेक्टोरल फंड इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में आए हैं। इवन जो डिफेंस फंड है ये सब आए हुए हैं। पोर्टफोलियो में देखिए 5, 10, 15% तक तो ठीक है। अगेन ऐसा मत सोचिए कि 25 है तो 25 भी रखना है, आप अपने हिसाब से 20 भी कर सकते हैं, या 30 भी कर सकते हैं, या 40 भी कर सकते हैं, आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको ध्यान में रखिए। इसलिए सेक्टरल फंड मेरा ऐसा मानना है 5 से 15%, 20% तक होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या है, अगर आपने सही सेक्टर में गलत टाइम पे एंटर कर दिया तो आपको एक्सपोजर खराब मिल सकता है। केस इन पॉइंट, अगर आपने मान लीजिए जून जुलाई में किसी भी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप अक्टूबर नवंबर में देखेंगे आपका रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। सेक्टर अच्छा है, डिफेंस हाई ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन में था और थोड़ा करेक्शन आया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को जो है चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन मल्टी कैप के जरिए भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल सकता है, लार्ज एंड मिड कैप के जरिए भी आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल सकता है। इनफैक्ट आप मिक्स एंड मैच करके जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जैसे वैल्यू, डिविडेंड यील्ड फोकस्ड कैटेगरी को भी आप ऐड कर सकते हैं। केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो उसके साथ आप ELSS फंड को भी आप कहीं क्लब कर सकते हैं, ताकि आपको जो ATC, जो टैक्स का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाए। एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक ELSS फंड, ठीक है, तो वैसा भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, मैं रिस्क की बात कर रहा हूं। ये वाले केस में हाईग्रेसिव में तो मैंने बहुत हाई रिस्क ले लिया, यहां थोड़ा रिस्क कम किया है, लेकिन अगर और थोड़ा रिस्क कम करना है, अब मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कंजर्वेटिव चला गया हूं, मॉडरेट टू एग्रेसिव में ही, या मॉडरेट आप मान लीजिए। अगर आपको पोर्टफोलियो में और थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए या कम वोलेटिलिटी चाहिए, तो इवन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी 10%, 20% या 30% आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जो डेट का पोर्शन तो आपका रहा ही, FD, सेविंग अकाउंट, PPF एटसेट्रा, मान लीजिए वो 20% है। बैलेंस फंड मान लीजिए आपका और 20% हो गया, और 20% है तो 10% मान लीजिए जो बैलेंस फंड है उसमें डेट पर्सन आ गया, तो आपका 30% जैसा डेट का पोर्टफोलियो हो गया। ऐसा करके आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये केस टू केस होगा, ये एक मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताया है, इसमें मिक्स एंड मैच करके आप चेक कर सकते हैं। अब की रिस्क कहां आएगी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 फंड है, 4 में से 3 मिड कैप के ही फंड है
और उनका ही अगर मान लीजिए जो वेटेज है वो 75% है, तो की रिस्क आ जाएगी। या मान लीजिए आपके पास अगेन 4 फंड है, लेकिन चारे घुमा फिरा के लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप वही है, तो आप थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो अपना रिस्क एपिटाइट को देख के आपको प्लान करना है, और यहां पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग गोल बेस्ड होनी चाहिए विथ प्रॉपर एसेट एलोकेशन, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, और ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में, बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है। मेरा प्रेजेंट लोकेशन अहमदाबाद में है, लेकिन क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया में है। पास्ट में और अभी भी मैंने बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज किया है, और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं। तो हम लोग एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम आपके भविष्य के गोल, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो या बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो, उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारा जो पोर्टफोलियो में फोकस रहेगा वो एग्जीक्यूशन पर रहेगा, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन पर रहेगा, और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू रहेगा। जो क्लाइंट्स होते हैं उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हम रिव्यू करते हैं, और भविष्य में भी हम लोग रेगुलर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहते हैं। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स और गोल प्लानिंग को लेकर सीरियस हैं, तो हम लोग एक कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपकी सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।